नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 13। इसके बाकी के 12 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लंगड़ा प्रेत नॉवल का 13वां पार्ट। इस सवाल को सुनकर इंद्रजीत को जैसे होश आ गया था। अंकल बलदेव ने बहुत सही वक्त पर यह सवाल उठाया था। 2 प्रेम कहानियां लिखी जा रही थी, परवान चढ़ रही थी, और अब इतना वक्त गुजर चुका था कि अब इन कहानियों पर दी एंड लिखा जाना जरूरी था। और ये दी एंड अंततः शादी था, और अंकल बलदेव व गंगा मौसी इस खुशी को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। तब तय ये हुआ कि पहले मंगनी की जाए, और मंगनी की रस्म किसी बड़े होटल में पूरी हो। किसी भी तरफ पैसे की कमी तो थी नहीं, सो इंद्रजीत और प्रेम सागर की मंगनियां एक ही होटल में और एक ही वक्त में होने का प्रोग्राम तय हो गया। नैना के माँ बाप नहीं थे, वो अकेली थी। ले देकर उसके चाचाजाद भाई थे, और उधर प्रेम सागर की पारिवारिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। रेखा व इंद्रजीत के माँ बाप भी कहाँ थे। रेखा के सिर पर हालांकि इंद्रजीत मौजूद था, लेकिन इंद्रजीत के सिर पर कोई नहीं था। ले देकर एक अंकल बलदेव थे, इसलिए सभी ने उन्हें ही अपना सरपरस्त व अभिभावक बना लिया। अब बलदेव अंकल लड़की वाले भी थे और लड़के वाले भी। यूं उन्हें एक महत्वपूर्ण केंद्रीय हैसियत व भूमिका प्राप्त हो गई। गंगा मौसी को बेंगलोर बुला लिया गया था। 1 सप्ताह बाद मंगनियां होने वाली थी, इसलिए अमर अभी नहीं आया था। उसका प्रोग्राम 1 दिन पहले आने का था। गंगा मौसी बरसों बाद अपने शहर यानी दिल्ली आई थी। यहाँ आकर उन्हें अपनी जवानी याद आ गई थी। रेखा गंगा मौसी के आने से बहुत खुश थी। वो बार बार उनके गले में बाहें डालकर बस यही कह रही थी, मौसी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब है तेरा? क्या तू यहीं बैठी रहेगी? ओ मौसी, रेखा हंस दी। मेरा मतलब ये था कि आपको शादी से पहले नहीं जाने दूंगी। अरे पगली, अभी तो तेरी शादी को 2 महीने हैं। मंगनी के बाद मुझे जाना होगा। अमर वहां अकेला है। हाँ, शादी से पहले आ जाऊंगी, ये वादा पक्का। अमर भैया की तो आपको फिक्र है, यहाँ कोई और भी अकेला है, इसकी फिक्र नहीं है आपको? गंगा मौसी ने एकदम चौंक कर रेखा को देखा। उन्हें रेखा से ऐसी किसी बात की आशा नहीं थी। उन्हें रेखा का इशारा तो समझ में आ गया था, फिर भी अपना संदेह दूर करने के लिए पूछा, किसकी बात कर रही हो? उसकी, जो सारी रात अकेला खड़ा बारिश में भीगता रहा। रेखा ने बेशर्मी दिखाई। अपने ही अंदाज में गंगा मौसी की जवानी के प्यार की तरफ इशारा कर डाला। नहीं रेखा नहीं, गंगा मौसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझसे ऐसी बातें ना करो। पर रेखा ने तो जैसे कुछ और ही ठान रखी थी। वो शिकायती लेकिन अपनत्वपूर्ण स्वर में बोली, हालांकि बलदेव अंकल से कभी इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बहुत अकेले हैं। वो आपको बहुत मिस करते हैं मौसी। जो होना था वो हो चुका। गंगा मौसी ने आंखें खोली तो 2 आंसू उनकी आंखों से निकलकर गालों पर लुढ़कने लगे। हालांकि आपसे भी मैंने कभी इस विषय पर बात नहीं की है। रेखा अपनी ही धुन में बोले गई। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि आप खुद भी बहुत अकेली हैं। आप भी आज तक उन्हें मिस करती हैं। बस कर रेखा, बस। उनकी आवाज गले में रूंधने लगी। सूख चुके घावों को अपना कुरेद, मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। अब शादी क्यों नहीं कर लेती बलदेव अंकल से? रेखा थी कि चुप होने को तैयार ही नहीं थी। वो अपने दिल की बात अंततः निर्लज बन जुबान पर ले आई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहकर गंगा मौसी रेखा के कमरे से निकल गई। रेखा ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आज के दिन के लिए इतना ही काफी था। उसने बरसों की राख में दबी हुई चिंगारी को अच्छी तरह कुरेद दिया था। अब इस चिंगारी को थोड़ी हवा देने की जरूरत थी ताकि वो भड़क उठे, और ये काम वो पूरे धैर्य व धीरज के साथ करना चाहती थी। गंगा मौसी के जाने के बाद रेखा अपने कमरे से निकली। किचन में रामू शाम की चाय की तैयारियों में व्यस्त था। साहब कहाँ हैं? रेखा ने उससे पूछा। साहब अभी उठे हैं, शायद बाथरूम में हैं। ठीक है, मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ, हम चाय वहीं पियेंगे।
साहब से कह देना। जी अच्छा। रेखा टहलती हुई उस पेड़ के नीचे पहुंची जहां उसने कटारी को बैठाकर उसकी तस्वीर बनाना शुरू किया था, तो एकाएक ही उसकी आंखों के सामने उस दिन का सारा दृश्य घूम गया। उसे मलाल हुआ कि उसने खामखाई एक तमाशे वाली को कोठी में बुला लिया था। अगर उसका चाकू ठीक निशाने पर लग जाता तो वो यकीनन इस हादसे से पागल ही हो जाती। कटारी भी अजीब औरत थी, उसकी मोहब्बत नफरत में बदल चुकी थी। ये तो भगवान ने इंद्रजीत को बचा लिया था, वरना मदारी की ये बेटी तो अपना हाथ दिखा चुकी थी। इंद्रजीत ने राजू मदारी के इस चाकू को अपने पास रख लिया था। ये वही चाकू था जिसने बचपन में इंद्रजीत को कत्ल होने से बचा लिया था, और इंद्रजीत के चाचा के भाड़े के वो चारों कातिल राजू मदारी के जादू के प्रभाव में इंद्रजीत के कट कट कर गिरने वाले अंगों को देखकर मारे दहशत के भाग निकले थे। रेखा नहीं चाहती थी कि इस चाकू को घर में रखा जाए, लेकिन इंद्रजीत ने इस चाकू को बेडरूम में सजा लिया था। वो चाकू उसने खूबसूरत जग में साइड टेबल पर रखा था, और अब उठते बैठते उस पर उसकी नजरें पड़ती रहती थी। रेखा इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि खैरियत तो है, कहाँ गुम थी। इंद्रजीत लॉन में बिछी मेज की तरफ बढ़ते हुए बोला। रामू इस मेज पर चाय के बर्तन सजा रहा था। मुझे वो कमीनी याद आ गई थी, रेखा बोली। कटारी? इंद्रजीत हंसा। उस मनोज का नाम ना लिया करे, रेखा जलकर बोली। जैसा नाम वैसा ही काम। रेखा, अब उस हादसे को भूल भी जाओ, अब तो मेरा बाजू भी ठीक हो गया है। मैं उसे भूली नहीं हूं, ये जिस दिन भी नजर आ गई अपने गार्ड को हुक्म देकर गोलियों से छलनी करवा दूंगी, रेखा ने गुस्से से कहा। ठीक है, जो मर्जी आए करना, चलो अब चाय पी लो। इंद्रजीत कपों में चाय उड़ेलने लगा। हाँ, वो गंगा मौसी कहाँ है? उन्हें नहीं बुलाया बाहर? नहीं, मैं उनकी चाय लेकर उनके कमरे में जाऊंगी, रेखा ने अपना इरादा स्पष्ट किया। मुझे जरा आपसे एक बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो उनके सामने नहीं की जा सकती? है ना एक ऐसी ही बात। रेखा के लहजे की खटास जाती रही थी। वो क्या? इंद्रजीत की दिलचस्पी जागी। उनकी शादी की बात। उनकी शादी की बात? इंद्रजीत ने हैरत से दोहराया। यानी गंगा मौसी की शादी की बात? उसने जैसे पुष्टि चाही थी। जी, रेखा मुस्कुरा दी। किससे? आप फिर परेशान हो गए, रेखा मुस्कुराए जा रही थी। बलदेव अंकल से। और किससे? हैं? इंद्रजीत उछली तो पड़ा। और अब जब रेखा ने इंद्रजीत को उन दोनों की इश्क की कहानी सुनाई तो इंद्र को और भी हैरत हुई। अनूठी कहानी थी। दोनों युवावस्था से एक दूसरे को चाहते थे और शादी नहीं हो सकी थी, तो अब तक कुंवारे थे। इंद्र व रेखा देर तक इसी विषय पर बातें करते रहे। देखना भैया, मैं इनकी शादी करवा कर रहूंगी, रेखा ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपना संकल्प दोहराया। और आपको मेरी मदद करनी होगी। इंद्रजीत को वादा करना पड़ा था। गंगा मौसी का मामला अभी दूर था, अभी तो खुद रेखा की मंगनी सिर पर थी। और फिर जब मंगनी का दिन आया तो वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। उस दिन उस 3 स्टार होटल का मैरिज हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ रंग और नूर की बारिश थी। नैना, रेखा और इंद्रजीत स्टेज पर आ बैठे थे। प्रेम सागर अभी नहीं पहुंचा था, हालांकि उसे भी अब तक पहुंच जाना चाहिए था। रेखा की नजरें बार बार उठती और फिर निराश होकर लौट आती। इंद्रजीत भी फिक्रमंद नजर आ रहा था। परेशान बलदेव राज भी था। वो जानता था कि प्रेम सागर और दीपक ने एक साथ आना था और अभी तक उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा था। मेहमानों की बेचैनी भी अब साफ नजर आ रही थी। कुछ सोच बलदेव राज ने इंद्रजीत के पास जाकर कहा, तुम्हारी और नैना की रिंग सेरेमनी कर देते हैं, मेहमान परेशान हो रहे हैं। नहीं अंकल, अपनी मंगनी से पहले मैं अपनी बहन की मंगनी की रस्म अदा करना चाहूंगा। और भगवान ना करे, बलदेव राज ने झिझकते हुए कहा, किसी वजह से प्रेम सागर ना पहुंचा तब? तो मेहमानों को बगैर मंगनी के ही खाना खिला दिया जाएगा, इंद्रजीत ने निर्णायक स्वर में कहा। जब निश्चित समय से 1 घंटा ऊपर हो गया तो चारों तरफ खलबली मच गई। बलदेव राज एक बार फिर इंद्रजीत के पास आए और बोले, इंद्र, समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है। प्रेम सागर ना घर पर है ना अपने ऑफिस में। मैंने दीपक को भी फोन कर कांटेक्ट करने की कोशिश की है, वो भी कहीं उपलब्ध नहीं है। उन दोनों ने इकट्ठे ही आना था।
मुझे लगता है कि कुछ खास ही घटा है, वरना दीपक भी अपनी रेखा बहन की मंगनी को लेकर बहुत खुश था। दीपक भी अपने घर पर नहीं है और उसके सिनेमा के मैनेजर ने बताया है कि वो आज घर पर आए ही नहीं है। फिर अब इंद्रजीत की तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। बलदेवराज जल्दी से बोले, मैं खुद जाकर देखता हूँ। शादी ब्याह के मौके पर देर हो ही जाती है, कहीं वो ब्यूटी पार्लर ना चला गया हो। इस मजाकिया टिप्पणी के साथ उन्होंने जैसे मामले की गंभीरता को कम करना चाहा और फिर वो फौरन ही हॉल से निकल गए। हकीकतन वो खुद रेखा या इंद्र से ज्यादा परेशान थे। मेहमान परेशान हो रहे थे कि आखिर रस्म कब अदा की जाएगी। जब 1 घंटा और बीत गया और अंकल बलदेव भी पलट कर ना आए और ना ही फोन पर उनकी इत्तला आई, तो इंद्रजीत ने खाना शुरू करवा दिया। बिना रस्म के खाना शुरू होने पर सवाल उठे और इंद्रजीत को इन सवालों का सामना करना पड़ा। बहरहाल सस्पेंस भरे माहौल में ही मेहमानों ने खाना खाया और मेहमान विदा होने शुरू ही हुए थे कि तभी अंकल बलदेव लौट आए। उनका मुंह लटका हुआ था। वो यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं लाए थे। क्या हुआ? उन्हें एक तरफ ले जाकर इंद्रजीत ने पूछा। प्रेम सागर को किडनैप कर लिया है, बलदेवराज ने अविश्वसनीय खबर सुनाई। किडनैप? ये खबर बिजली बनकर इंद्रजीत पर गिरी। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी किसी से क्या दुश्मनी है? उसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है और उस दुनिया में रोज अपहरण किसी न किसी अंडरवर्ल्ड के इशारे पर होते हैं। दुश्मनी नहीं, फिरौती के लिए खेले जाते हैं ये घिनौने खेल। ये बात तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। कहां से किया गया उसका किडनैप? इंद्र के माथे पर पसीना चुंधिया आया था। उसके घर के बाहर से। प्लीज अंकल, मुझे डिटेल बताओ। और बलदेवराज ने बताया। मैं जब उसे ढूंढता हुआ उसके ग्रीन पार्क वाले बंगले पर पहुंचा तो देखा कि गेट पर ताला पड़ा हुआ था। मुझे वहां देख उनके पड़ोसी की कोठी में रहने वाली कोई मिसेस बत्रा फौरन बाहर आई और ये जानने के बाद कि मैं प्रेम सागर के वाकिफकारों में से हूँ, उसने बताया प्रेम सागर ने अपनी मंगनी में चलने की दावत दे रखी थी। हमने यहाँ से इकट्ठे ही निकलना था। निश्चित समय पर हम अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो हमने अपने गेट पर से ही देखा कि वो अपने बंगले से बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ आ रहे थे। उनके साथ उनका कोई दोस्त भी था और फिर हमारे देखते ही देखते एक सुमो उनकी गाड़ी के पास आकर रुकी और सुमो से 3 रिवॉल्वरधारी कूदकर बाहर आए। उनमें से 2 ने उन्हें अपने रिवॉल्वरों के निशाने पर धकेलते हुए उन्हीं की गाड़ी में बिठाया और तीसरे ने ड्राइवर को बाहर खींचकर ड्राइविंग खुद संभाल ली और फिर वे गाड़ी को ले उड़े। सुमो उनके पीछे होली थी। वे आनन फानन में नजरों से ओझल हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने दौड़कर ड्राइवर को संभाला और कुछ मालूम हुआ उसके साथ उसका वो दोस्त कौन था? इंद्रजीत ने बात काटते हुए पूछा। पड़ोसन उसे नहीं पहचानती थी, पर मेरा ख्याल है कि उसके साथ जरूर दीपक रहा होगा। बलदेवराज ने कहा। उन दोनों ने इकट्ठे ही यहां पहुंचना था, ये मुझे मालूम है। वो दीपक ही होगा। इंद्र के चेहरे पर तमतमाहट के भाव उभरे। वो दीपक ही था अंकल, और मैं दावे से कह सकता हूं कि अपहरण की यह साजिश प्रेम सागर के लिए नहीं, दीपक के लिए रची गई थी। किडनैपर प्रेम सागर को जानबूझकर या फिर मजबूरी के कारण अपने साथ ले गए हैं। क्या उस पड़ोसी ने इस वारदात की रिपोर्ट पुलिस को की है? मिसेज बत्रा ने बताया कि उसके हस्बैंड ड्राइवर के साथ स्टेशन ही गए हैं। उन्होंने शायद सुमो का नंबर नोट करा था। मेरी समझ में मामला आ रहा है। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि ये किसका किया धरा है। आओ चलें। पर तुम्हारी मंगनी? इंद्रजीत उनकी बात काटते हुए बोला। अपनी बहन की मंगनी से पहले मैं अपनी मंगनी कैसे कर सकता हूं? आप चलें। और ये मेहमान खाना खा ही चुके हैं, इन्हें गंगा मौसी देख लेंगी। उनसे कह देते हैं। वे गंगा मौसी के पास पहुंचे और पीछे की जिम्मेवारी उन्हें सौंपते हुए बलदेवराज बोले। गंगा, कोई मेहमान खाना खाए बिना ना जाए, यह आपने देखना है। मैं इंद्र के साथ थाने जा रहा हूं। हे भगवान, खैर तो है? बलदेवराज ने उन्हें संक्षेप में अपहरण की कहानी सुनाई और फिर इंद्र के साथ बाहर निकल गया। मंगनी स्थगित करने के सिवाय अब कोई चारा नहीं था। वैसे भी ये बात छिपने वाली नहीं थी और इस बात को छिपाने की जरूरत भी नहीं थी। सबको मालूम हो गया। इस वारदात का सबसे ज्यादा असर रेखा पर पड़ा था। वो हंसती हंसती एकदम खामोश हो गई। ये खबर सुनते ही वो एकदम से सत्ते में आ गई। नैना उसके बराबर ही बैठी थी। उसने उसे फौरन संभाल लिया। नैना को भी इस महत्वपूर्ण व खूबसूरत समारोह में विघ्न पड़ने का बहुत अफसोस था, लेकिन वो इतनी स्वार्थी भी ना थी
कि अपनी उंगली में मंगनी की अंगूठी पहनकर बैठ जाती। वैसे भी वो रेखा को अब बहुत चाहने लगी थी। रेखा का दुख अब उसका अपना दुख था। रेखा ने अपने आप को संभाल लिया। मेहमानों को विदा कर वो भी नैना, गंगा मौसी और बलदेव राज के परिवार के सदस्यों के साथ कोठी पर लौट आई। इंद्रजीत की ही तरह उसका दिल भी यही कह रहा था कि अपहरण प्रेम सागर का नहीं बल्कि जरूर दीपक का हुआ है, और ये अपहरण भी उसके खलनायक कमीने चाचा रमाकांत ने कराया है। दीपक के प्रति अब रेखा या इंद्रजीत के मन में कोई घृणा, कोई वैमनस्य नहीं रहा था। दीपक खुद ही दुश्मनों की पंक्ति से निकल आया था और इन लोगों ने उसे दुत्कारा नहीं था। जाहिर है दीपक का रेखा व इंद्र से जा मिलने की खबर उसके बाप से छिपी ना रही होगी, और उस जैसे हिंसक प्रवृत्ति के शख्स को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था। पर प्रेम सागर, क्या उसका अपहरण महज इस कारण से हुआ था कि वो उस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में दीपक के साथ था, या फिर प्रेम सागर को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया था? जाहिर था रमाकांत रेखा व इंद्रजीत को खुशियां बटोरते कैसे देख सकता था, पर यह गुत्थी रेखा को परेशान किए हुए थी और इंद्रजीत को भी। इंद्रजीत और रेखा का अंदेशा गलत नहीं था। दीपक का अपने बेटे का अपहरण करने की साजिश रमाकांत की ही थी। उसी के भाड़े के टट्टू दीपक को किडनैप करने पहुंचे थे। सावनपुर की अपनी हवेली के बरामदे में रमाकांत बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजरें बार बार अपनी कलाई घड़ी पर पड़ रही थी। उसके बाकी दोनों बेटे सूरज और विजय भी अपने कमरों से निकल आए थे। उन्हें भी दीपक के आने का इंतजार था। इस बात की सूचना उन्हें मिल ही चुकी थी कि दीपक को उसके एक दोस्त के साथ अपने कब्जे में कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद ही हवेली का गेट खुलने की आवाज आई। 2 गाड़ियां, एक लंबी विदेशी कार व एक सुमो अंदर दाखिल हुई। रमाकांत के होठों पर मुस्कान नाच गई। वो हवेली के अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर उस ऊंची कुर्सी पर बैठ गया जिस पर बैठकर वो खुद को खुदा समझा करता था। कुछ देर बाद राहदारी में भारी कदमों की आवाज आई। फिर खुले दरवाजे से सबसे पहले दीपक अंदर आया। उसके पीछे 2 रिवॉल्वरधारी थे। उनके पीछे सूरज और विजय थे। बाबा, सूरज ने अंदर आते ही बताया, ये लोग इसके साथ इसके एक दोस्त को भी उठा लाए हैं। क्या उसे भी यहां ले आए? दोस्त को? रमाकांत अपनी सुर्ख आंखों से रिवॉल्वरधारियों को घूरा। मजबूरी थी मालिक, उनमें से एक बोला। ये दोनों इकट्ठे कहीं जा रहे थे। हमने उसे पीछे छोड़ना ठीक नहीं समझा। ओह, ये अच्छा ही हुआ। हमें उसके पास से एक रिवॉल्वर मिली है। वो कार भी उसी की है। ओह, रमाकांत ने गहरी सांस ली। कोई तोप ही होगा इसका वो हमदर्द। खैर, उसे बाद में देखेंगे। हाँ बेटे, उसने अपनी खूनी आंखें दीपक पर टिका दी। कौन है तुम्हारा ये दोस्त? प्रेम सागर, और वो सचमुच ही एक तोप है। दीपक निर्भय बल्कि गुस्से में बोला। तुम्हें यह पंगा महंगा पड़ेगा बाबा। प्रेम की मंगनी थी आज। हम रिंग सेरेमनी में जा रहे थे। उसे जाने दो तो बेहतर है। मंगनी? प्रेम सागर से? रमाकांत के माथे पर सिलवटें उभरी। ओह, तो ये है रेखा का होने वाला मंगेतर। अजीब संयोग है। तो हमारा बेटा रेखा के रिंग सेरेमनी में तशरीफ ले जा रहा था। मुबारक हो आपको, अपनी बहन की मंगनी मुबारक हो। बाबा, ये आपने अच्छा नहीं किया। दीपक अपने रोष को दबाते हुए बोला। और ये तूने अच्छा किया है कि बाप से पूछे बिना इंद्रजीत और रेखा से रिश्ता बना लिया। रमाकांत ने भी सख्त लहजे में कहा था। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूं, तभी एक ऐसी लड़की को अपनी बहन बना लिया है जिसके बाप का भी पता नहीं। रेखा मेरे ताया कृष्णकांत की बेटी है। ओह, ताया कृष्णकांत? रमाकांत के स्वर में व्यंग्य भर आया। तुझे शायद पता नहीं कि तेरे इस ताया के यहाँ जो बेटी पैदा हुई थी वो मर चुकी है। हमारे पास इसके सबूत मौजूद है। मैं सब जानता हूं, दीपक बोला। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे ताया को किसने कत्ल किया है। अच्छा, रमाकांत ने उसे घूरते हुए पूछा। तू और क्या क्या जानता है? मैं ये भी जानता हूं कि आज से 20-22 साल पहले मेरे भाई इंद्रजीत को मरवाने की साजिश किसने की थी। दीपक ने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। सूरज, विजय, सुन रहे हो भाई? रमाकांत ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा व फिर दीपक की तरफ मुड़ते हुए पूछा। वो किसने की? आपने बाबा, आपने। दीपक घृणास्पद लहजे में बोला। आपने बड़े जुल्म किए हैं उन लोगों पर। सुन रहे हो तुम दोनों? रमाकांत ने फिर
अपने बेटों की तरफ देखा। हमने बड़े जुल्म किए हैं उन लोगों पर। ये तो अपना बेटा लगता ही नहीं। पता नहीं किस वक्त की पैदाइश है। इसमें जमींदारों वाली कोई बात नहीं है। ये बात मैं तुम दोनों को हमेशा कहता आया था, इसलिए मैंने इस मुसीबत को कुछ दे दिलाकर यहाँ से निकाल दिया था। मुझे अगर ये मालूम होता कि दिल्ली जाकर ये हमारे दुश्मनों से मिल जाएगा तो मैं इसे कभी वहां नहीं जाने देता। भाई, ये तो बहुत ही बेवकूफ साबित हुआ। वो दीपक से मुखातिब हुआ। अब तू ही बता, मैं तेरा क्या करूं? मैं तुम लोगों से कोई नाता नहीं रखना चाहता, दीपक बोला। मुझे वापस जाने दो, ताकि तुम हमारे उन दुश्मनों के हाथ पक्के कर सको। भाई खूब, बहन बनाया और फिर उसकी शादी भी अपने ही एक दोस्त से करा रहे हो कि वो नागिन एक दो सपोले पैदा करके हमारे लिए और मुश्किलें पैदा करे। विजय, इस बेवकूफ को कुछ अक्ल सिखा, और जब तक इसे अक्ल ना आ जाए इसे हथेली में कैद रख। जा, इस उल्लू को मेरे सामने से ले जा। और बाधा, वो इसका दोस्त? विजय ने पूछा। वो भी अभी हवेली का मेहमान रहेगा। मैं सोचता हूँ उसके बारे में कुछ। कहते हुए रमाकांत खलनायकों की तरह चलता हुआ कमरे से निकल गया। आओ हिलो भाई, विजय दीपक के पास आकर बोला। विजय, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई, आपने कहीं नहीं जाना, विजय भी नाटकीय अंदाज में बोला। बस सिर्फ अपने ही कमरे तक जाना है, वहां चलकर आप आराम फरमाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस मनहूस हवेली में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। मैं इसी वक्त वापस दिल्ली जाऊंगा। मेरे दोस्त का लौटना जरूरी है। वहां सब हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। दीपक ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, पर तभी विजय तेजी से चलकर उसके सामने आ गया और हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। इसके साथ ही उसने अपने भाई सूरज को कोई इशारा किया। सूरज ने इस इशारे को समझते ही जोर से आवाज लगाई, कालू, बुंदे, नाटे। उसकी आवाज सुनकर पलक झपकते ही 3 खूंखार बंदे भीतर आ गए। वे तीनों ही सशस्त्र थे। तीनों अंदर आकर विजय के पीछे खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, हुक्म सरकार। अब क्या कहते हो भाई? विजय ने मुस्कुराकर दीपक की तरफ देखा। ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो आप नहीं कर रहे हैं भाई, दुश्मनों से जो जा मिले हो। आप बहुत सीधे आदमी हो। वो बहन भाई तुम्हें लूटना चाहते हैं, तुम्हें उल्लू बनाकर कुछ भी करा सकते हैं। हम आपको तमाशा बनते नहीं देख सकते। आप अपने कमरे में चलें। दीपक कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुका लिया और कुछ सोचते अपने कमरे का रुख किया। हवेली का ये कमरा उसका अपना था। उसने कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ निगाह डाली और फिर एक कुर्सी पर ढेर हो गया। कमरे में सब कुछ ज्यों का त्यों था। दीपक को यह कमरा छोड़े बरसों हो गए थे और एक लंबे समय तक कमरा बंद रहने की वजह से यहाँ धूल मिट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी हाल ही में कमरे की सफाई कराई गई थी, यानी कि इन्हें दीपक के अपहरण में सफलता का पूरा पूरा यकीन था। दीपक चिंतित था, अपने से ज्यादा प्रेम सागर को लेकर चिंतित था। वे दरिंदों के फंदे में आ फंसे थे जो कुछ भी कर सकते थे। दीपक को एकाएक दिल्ली की याद आई। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके साथ ही प्रेम सागर भी लपेटे में आ गया था। वे निश्चित वक्त पर होटल नहीं पहुंच सके थे। जाने वहां क्या हुआ हो। प्रेम सागर के वहां ना पहुंचने पर सारा प्रोग्राम ही गड़बड़ा गया होगा। वो परेशानी की हालत में उठकर टहलने लगा। वो अब प्रेम सागर के बारे में सोच रहा था, रेखा और इंद्रजीत की परेशानियों के बारे में सोच रहा था। करीब 15 मिनट बाद दरवाजे पर आहट महसूस हुई, जैसे ताला खोला जा रहा हो। फिर दरवाजा खुला और एक नौकरानी खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने ट्रे मेज पर रख दी। वह बड़े आदर से बोली, खाना खा ले सरकार। दीपक कुछ नहीं बोला। नौकरानी वापस चली गई और दरवाजा फिर बंद हो गया। दूसरे दिन सुबह जब विजय एक नौकर के साथ नाश्ता लेकर आया तो उसने देखा कि दीपक सूट पहने ही बेड पर पड़ा है। विजय ने उसे हिलाया, भाई नाश्ता कर लो, उठ जाओ, सुबह हो गई है। दीपक ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। उसने विजय को घूर कर देखा और बोला, मेरे दोस्त का क्या हुआ? वो सकुशल है, नाश्ता कर रहा है, हमारा मेहमान है, बेचारा। विजय के होठों पर एक मुस्कान नाच गई। मंगनी की हसरत दिल में ही रह गई बेचारे के। भाई ये तो बताओ, तुम्हारी ये रेखा बहन क्या सचमुच बहुत खूबसूरत है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर चाहते क्या हो। आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो अपनी कहो, तुम क्या चाहते हो और तुम्हारा ये भाई तुम्हारी क्या सेवा कर सकता है?
मुझे टेलीफोन चाहिए, दीपक बोला। विजय ने हंसकर दिखाया। क्यों, क्या पुलिस को फोन करने का इरादा है? बेकार बातें मत करो, दीपक सर्द लहजे में बोला। मुझे रेखा से बात करनी है, चाहे तुम खुद मुझे नंबर मिलाकर देना। बाबा से पूछना पड़ेगा, विजय बड़ी मासूमियत से बोला। ये तुम बाबा के इतने आज्ञाकारी कैसे बन गए? विजय ने मुंह बनाते पूछा। मजबूरी है भाई, विजय बोला और हंस दिया। पर मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम उस इंद्रजीत और रेखा के चक्कर में कैसे फंस गए। दुश्मनों से हाथ मिलाना अक्लमंदी तो नहीं होती। तुम लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, दीपक ने स्पष्टवादिता से काम लेते हुए कहा। ओह, पर भाई अब भगवान के लिए पाप पुण्य पर भाषण देना शुरू ना कर देना। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि पाप पुण्य का हिसाब लेकर बैठ जाएं। 2 दिन की जिंदगी है, अगर वो भी ऐश में ना गुजारी तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा? जिस तरह की जिंदगी तुम लोग गुजार रहे हो, देखना एक दिन इसका फल मिलेगा तुम्हें, और यह अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा विजय। भाई हम तो सिर्फ गुलाम हैं, देखते नहीं कि बाबा जमीन जायदाद पर सांप बने बैठे हैं, बंदी बंधाई रकम मिलती है। तुम तो फिर भी खुशकिस्मत हो कि दिल्ली में ऐश करते हो। बाबा ने तुम्हें इतना कुछ दे दिया। मुझे जो कुछ उन्होंने दिया है वो मेरे हिस्से की जायदाद का 1% भी नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। विजय हंस दिया, बोला। लेकिन भाई तुम तो दरवेश आदमी हो, तुम्हें जमीन जायदाद की इच्छा ही नहीं। जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश ही इंसान को शैतान बना देती है। और शैतान को क्या बना देती है भाई? विजय ने दांत निकालते पूछा। अब हमारी गिनती इंसानों में तो हो ही नहीं सकती। तुम मतलब की बात करो, दीपक ने बहस से किनारा करते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा है कि मैं रेखा से बात करना चाहता हूं, तुम इसका बंदोबस्त करो। कमाल है, विजय बोला। तुम्हारा वो दोस्त प्रेम सागर भी रेखा से बात करना चाहता है। वो रेखा को अपनी सलामती की खबर देना चाहता है। तुम भी यही चाहते हो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? यही कि क्यों ना मैं तुम्हारी इस बहना और तुम्हारे उस दोस्त की होने वाली पत्नी को खुद फोन करूं, तुम्हारी सलामती की खुशखबरी दूं और साथ ही फिरौती की मांग भी कर दूं। क्या? चीख ही तो उठा दीपक। फिरौती? उसे क्या जरूरत पड़ी है फिरौती देने की? अपहरण और फिरौती का तो चोली दामन का साथ होता है भैया। प्रेम सागर खुद भी मालदार है और वो रेखा का होने वाला पति है। अपनी जिंदगी के लिए उसे भी तो कुछ कुर्बानी करनी चाहिए। तुम्हारा ये जुल्म तुम्हें जेल की हवा खिला सकता है। तुम नहीं जानते ये प्रेम सागर कितनी बड़ी चीज है। बाबा से बड़ी तो नहीं होगी, है भी तो अगुए के साथ साथ फिरौती वसूली का जुर्म भी अगर आना होगा तो बाबा पर ही तो आएगा। अच्छा है उन्हें काले पानी की सजा हो, पिंड तो छूटे हमारा। तुम्हें फिरौती चाहिए? अगर तुम्हें आजादी चाहिए। विजय बड़ा ढीठ साबित हो रहा था। हाँ, मुझे आजादी चाहिए, दीपक ने उसे घूरा, अपनी भी और अपने दोस्त प्रेम सागर की भी। ठीक है तो फिर कुछ सोचते हैं। फिलहाल टेलीफोन के बारे में सोचो, विजय कुछ सोचते हुए बोला। भाई तुम कपड़े बदलकर मुंह हाथ धो लो, नाश्ता कर लो, फिर मैं हवेली का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। टेलीफोन इस कमरे में नहीं आ सकता, फोन मैं तुम्हें अपने कमरे से कराऊंगा, लेकिन इस मामले की हवा सूरज भाई या उस बुड्ढे को नहीं लगनी चाहिए। समझ गए ना भाई? ठीक है। दीपक उठ खड़ा हुआ और तौलिया लेकर बाथरूम में जा घुसा। वो फ्रेश होकर निकला तो बड़े जोर की भूख लग रही थी। उसने डटकर नाश्ता किया और विजय का इंतजार करने लगा। दोपहर को एक नौकरानी खाना लेकर आई और विजय का संदेशा दे गई कि वो 4 बजे तक आएगा, और विजय ठीक 4 बजे आ पहुंचा। ये वो वक्त था जब रमाकांत आराम फरमाया करते थे। आराम तो सूरज भी करता था, लेकिन ये आज सुबह सुबह कहीं चला गया था। लाइन क्लियर थी, लेकिन विजय अपना इत्मीनान कर लेना चाहता था। उसने दीपक से पूछा, आपने रेखा से क्या बात करनी है? सिर्फ ये कहना है कि हम सकुशल हैं। आपके ख्याल में क्या उसे आपके अगुआ की इत्तला हो गई होगी? जरूर हो गई होगी, दीपक बोला। वैसे तो शायद ना भी होती, लेकिन तब प्रेम सागर और रेखा की मंगनी का प्रोग्राम था। उन लोगों को प्रेम सागर का इंतजार रहा होगा, और फिर तुम्हें ये नहीं मालूम कि प्रेम सागर के एक पड़ोसी ने हमारा अपहरण होते देख लिया था। उन लोगों का शक सीधा तुम लोगों पर ही होगा, और वे खामोश बैठने वाले नहीं हैं। शक होने दो, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे
कि उसे ये आभास भी होने देने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप इस वक्त कहाँ हैं और ये सारा क्या मामला है। ठीक है, मैं वादा करता हूं, आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे और उससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। ठीक है, दीपक ने उसकी ये बात भी मान ली। तो आ जाएं फिर, विजय उठता हुआ बोला। विजय उसे अपने ड्राइंग रूम में ले आया और टेलीफोन उठाकर अपनी गोद में रखते हुए बोला, हाँ भाई, नंबर बोलो। दीपक ने नंबर बताया। उसने नंबर डायल किया। लाइन पहली कोशिश में ही मिल गई। 2 घंटियां बजने के बाद उधर नौकर रामू ने कॉल रिसीव की। मुझे रेखा जी से बात करनी है, विजय बोला। उन्हें फौरन बुलाएं। जी अच्छा, आप होल्ड करें, रामू ने कहा। किसी मर्द ने फोन उठाया था, वो रेखा को बुलाने गया है, विजय ने दीपक को बताया। तभी उधर से एक नारी स्वर सुनाई दिया। हेलो, आप कौन हैं? क्या आप मिस रेखा हैं? विजय ने पूछा। जी, मैं रेखा बोल रही हूँ, उधर से घबराकर कहा गया। लीजिए, आपके दीपक भाई से बात कीजिए। ये कहकर विजय ने रिसीवर दीपक की तरफ बढ़ा दिया। टेलीफोन उसने अपनी गोद में ही रहने दिया और अपनी उंगली क्रैडल पर रख ली ताकि लाइन काट सके। रेखा, हम जहां भी हैं बिल्कुल ठीक हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आप तक पहुंच जाएंगे, किसी प्रकार की फिक्र ना करना। बस, कहते हुए विजय ने क्रैडल दबाकर लाइन काट दी। दीपक उधर से रेखा का जवाब भी ना सुन सका। उसने रिसीवर विजय को थमा दिया। हो गई रेखा बहन से बात? विजय रिसीवर रखते हुए बोला। विजय, मैं शुक्रगुजार हूं। ये क्या है? अगर जेलर साहब यानी अपने बाबा को मालूम हो गया कि मैंने उसके कैदी को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई है तो मेरी गर्दन ही उड़ा देंगे, विजय कुटिल मुस्कान के साथ बोला। तुम बाबा से इतना डरते क्यों हो? कुछ सोच पूछा दीपक ने। आप बाबा को नहीं जानते भाई। मैं जितना उन्हें जानता हूं उससे ज्यादा जानने की ख्वाहिश भी नहीं है, दीपक बोला। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि उनके पापों की हांडी भरने में अब ज्यादा देर नहीं है। मेरा ख्याल है कि अपने बाबा शतक पूरा किए बिना विकेट नहीं छोड़ेंगे, विजय ने हंसकर कहा। आओ भाई, चलो अपने कमरे में। दीपक चुपचाप कमरे में आ गया। विजय रात को आने का वादा करके दरवाजा बंद करके चला गया। दीपक रात देर से ही सो पाया था। वो अपने मौजूदा हालात और प्रेम सागर के बारे में सोचता रहा था। प्रेम सागर को एक अलग कमरे में बंद किया गया था और दीपक उससे मिल भी नहीं पाया था। बहरहाल जैसे तैसे नींद आई थी और सोने से पहले उसने बहुत से फैसले ले डाले थे। और फिर वो जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक दीपक की आंख खुल गई। उसका गला सूख रहा था। उसने उठकर पानी पिया। गला तर हुआ तो हवास भी बहाल हुए। उसने तकिए के नीचे से अपनी कलाई घड़ी निकाल वक्त देखा। इस वक्त 1 बज रहे थे। वो उठकर खिड़की की तरफ आया। उसने खिड़की खोली तो एकदम पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई विशाल पक्षी किसी निकट के पेड़ से उड़ा हो। रात अंधेरी थी। सर्दी का मौसम दम तोड़ रहा था, फिर भी हल्की सी ठंडक थी। दीपक ने आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। खिड़की में सलाखें लगी थी। उसने 2 सलाखों को पकड़कर ताकत से हिलाया, लेकिन सलाखें टस से मस नहीं हुई। वो अभी खिड़की बंद कर ही रहा था कि पंखों की फड़फड़ाहट फिर सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई पक्षी पेड़ पर आकर बैठा हो। फिर कुछ ही क्षणों बाद आवाज आनी शुरू हो गई। ये उल्लू के बोलने की आवाज थी, बड़ी अजीब, रहस्यमय व सनसनीखेज सी। दीपक ने सामने नजर डाली तो उसे 2 गोल गोल आंखें चमकती दिखाई दी। वो कांप उठा। उसने फौरन खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करते ही उसे यूं लगा जैसे बहुत से उल्लुओं ने एक साथ चीखना आरंभ कर दिया हो। वो बेड पर आकर बैठ गया। वो मनहूस आवाजें निरंतर आ रही थी। ये बड़ा अशुभ संकेत था। जग जाहिर है कि जिस जगह उल्लू बोलने लगते हैं वहां वीरानी और वहशत बरसनी शुरू हो जाती है। दीपक सोचे बिना ना रह सका। क्या इस हवेली का आखिरी वक्त आ गया है? वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर खड़खड़ाहट महसूस हुई। दीपक की नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। कौन हो सकता है? हालांकि विजय ने रात को ही आने को कहा था और वो अभी तक आया नहीं था। क्या अब वही आया है? रात के 1 बजे जब हवेली अंधेरे में डूबी हुई है और उल्लू अपनी मनहूस आवाजों में बोल रहे हैं, ये आने का कौन सा वक्त है भला? अंततः दरवाजा खुला तो दीपक चौंक उठा। विजय की बीबी कामिनी मुस्कुराती हुई अंदर प्रवेश कर रही थी, लेकिन वो अकेली ना थी।
उसके पीछे ही फौरन विजय का चेहरा भी दिखाई दिया था। विजय ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। भैया जाग रहे थे। कामिनी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखती हुई बोली, भाई, कामिनी आपसे मिलने की जिद कर रही थी। मैंने कहा कि दिन के उजाले में तो ये मुमकिन नहीं, रात को चलेंगे, सो ये मुझे उठा लाई। विजय ने बिसात बिछाई। हाँ, आओ कामिनी, बैठो। दीपक ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बस अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली थी। उठकर पानी पिया तो बाहर से उल्लुओं की मनहूस आवाजें आने लगी। ये उल्लू यहाँ हवेली में कैसे आ गए? जहाँ उल्लू बोलने लगते हैं उस जगह को वीरान होते ज्यादा देर नहीं लगती। यही तो मैं भी कहती हूँ, पर ये सब माने तब ना। कामिनी ने शिकायती नजरों से विजय की तरफ देखा। भैया, ये आवाजें कई दिनों से सुनाई दे रही हैं। मुझे बड़ा डर लगता है। सभी जानते हैं कि उल्लू बड़ा मनहूस पक्षी है। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? विजय बोला। मैं भला क्या करूं? उन्हें बोलने से कैसे रोकूं? अच्छा, छोड़ो ये बेकार बातें, मुझे भैया से बातें करने दो। वो दीपक की तरफ घूमी। हाँ भैया, अपनी सुनाओ। मजे में तो हो? अच्छा किया जो यहाँ से पिंड छुड़ा लिया। अब तो अपने भाई इंद्रजीत और बहन रेखा से खूब निभ रही है। ये बता रहे थे कि कल उन दोनों की मंगनी थी, पर बाबा ने सब गुड़ गोबर कर दिया। साथ साथ रेखा के मंगेतर को भी उठवा लिया। अब क्या? बाबा ने अपनी बर्बादी को दावत दे डाली है। दीपक फुंफकारा। बुढ़ापे में उनकी मति मार रखी है। ये सुन कामिनी ने विजय की तरफ देखा। यही मैं भी कहती हूं ना। वो फिर दीपक से मुखातिब हुई। खैर, आप सुनाएं, आपने भी कोई लड़की वड़की पसंद की या नहीं? अब तो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है तुम्हारा, वो भी दिल्ली जैसे शहर के बड़े लोगों में। पसंद कर ली है। दीपक यूं ही बोल उठा। जल्दी ही शादी भी कर रहा हूं। बधाई हो। कामिनी ने आंखें नचाई। आप अपनी शादी में मुझे तो बुलाएंगे ना? शादी में तो उस वक्त बुलाऊंगा जब तुम लोगों की कैद से आजाद होऊंगा। दीपक बोल उठा। तो भैया, ये कौन सी बड़ी बात है? कामिनी को जैसे अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया था। आप जमीनों के कागजात पर दस्तखत कर दें, फिर आजादी ही आजादी है। भाई, बात यह है कि आपको जमीन जायदाद में कोई दिलचस्पी है नहीं। मोटी रकम हथिया ली है बाबा से और शहर में अपना धंधा जमा लिया है। भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि... विजय कुछ कहते कहते रुक गया। फिर उसने अपने बीवी की तरफ देखा और कहा, तू बोल कामिनी। दीपक ने भी कामिनी की तरफ देखा और उसने अपनी इस भाभी की आंखों में हवस व लालच की चमक साफ साफ देखी। दीपक को अपनी तरफ देखते पा कामिनी के होठों पर मुस्कान फेराई और फिर वो बोली। तो दोस्तों, ये था लंगड़ा प्रेत नॉवल का 13वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।